हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं, सुरक्षित हैं। सो गाइस, मैं आगे आपके सामने मैनेजमेंट के एक और लेक्चर के साथ, और इस लेक्चर में हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सर क्या है ये टॉपिक? तो भाई इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बता दूं आपको। चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इस बुक के 5 चैप्टर्स, ये पांचों चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग आज। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट में इन पांचों चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो मतलब मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होंगी जो हम लोग जो उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स हैं वहां पर खत्म करेंगे। मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको एक ओवरव्यू दे दूं इस चैप्टर का, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 में हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है गाइस, चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट तो आपको क्लियर हो गया सर, अपना काम दूसरों से कराना, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, है ना। सो मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। मतलब कि जब आपको अपना काम दूसरों से कराना है, जब आपको अपना काम दूसरों से कराना है तो उसके लिए आपको 5 फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सर कौन कौन से फंक्शंस? तो भाई पोस्ट डीसी, याद होगा ये वर्ड हमने पहले भी यूज किया है इस चैप्टर के अंदर, है ना, पोस्ट डीसी। सर पोस्ट डीसी का मतलब क्या होता है भाई? पी मतलब प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस मतलब स्टाफिंग, डी मतलब डायरेक्टिंग और सी मतलब कंट्रोलिंग। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, फर्स्ट बुक के ऑलमोस्ट 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसके ऊपर होते हैं कि भाई आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई कौन सा फंक्शन है, केस स्टडी आएगी और पूछा होगा आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तभी तो आप केस स्टडी में पहचान पाओगे कि भाई कौन सा फंक्शन है। तो याद रखना, जब भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने को बोले क्वेश्चन में, तो छूटे क्लिक होना चाहिए क्या? भाई इन पांचों में से कोई एक आंसर होगा। जब भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछे तो इन पांचों में से एक आंसर होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है सर, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? 5 होते हैं, पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अच्छा, इसको प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी? प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, तो उस केस में भी आपको पोस्ट डीसी ही लिखना है। ठीक है, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ही लिखना है। चलिए गाइस शुरू करते हैं प्लानिंग से, क्योंकि देखो यहां पर पोस्ट डीसी में सबसे पहले पी है, तो पी मतलब प्लानिंग, तो प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्लानिंग क्यों है, ये भी रीजन देखो। मैं हवा में नहीं पढ़ा था, मैं हर लेक्चर में बोल रहा हूं आजकल कि मैं हवा पढ़ाने वालों में से नहीं हूं भाई। ठीक है, मैं आपको डिटेल में हर एक चीज का रीजन देते हुए पढ़ाऊंगा। तो भाई सबसे पहले पी क्यों है सर? सबसे पहले पी इसलिए है क्योंकि भाई बात बताओ, लोगों को मैनेज करोगे, मैनेजमेंट करोगे, तो सबसे पहले मैनेज करने के लिए प्लान बनाओगे, है ना। भाई सबसे पहले सोचते हैं ना कि क्या मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, या डायरेक्ट मैनेजमेंट करने चले जाते हैं? नहीं सर, सबसे पहले सोचते हैं कि क्या मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले फंक्शन कौन सा आएगा? सबसे पहले प्लानिंग आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जी प्लानिंग क्या होता है। तो भाई प्लानिंग में से एक वर्ड निकलता है प्लान। सर प्लान क्या होता है? तो भाई कोई भी एक आइडिया, कोई भी जब आप एक काम करते हो तो आपके पास एक प्लान होता है उस काम को करने का, उस गोल को अचीव करने का। ठीक है, प्लानिंग उस प्लान को डेवलप करने के प्रोसेस को कहते हैं। प्लानिंग उस प्लान के डेवलप करने के प्रोसेस को कहते हैं। सर क्या है कि मान लो जी मुझे 90% नंबर लाने हैं 12th क्लास में। अब 90% नंबर लाने हैं तो जी उस 90% नंबर लाने के लिए एक प्लान होना चाहिए, एक सॉलिड प्लान होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि 12th क्लास में 90%, 95% नंबर लाना आसान नहीं होता। तो आपके पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। तो भाई मेरे पास एक सॉलिड प्लान है, मैंने एक सॉलिड प्लान बनाया, और सॉलिड प्लान बनाने के प्रोसेस को प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है सर, मतलब इसके अंदर आपको क्या करना है? इसके अंदर आपको मेनली कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। इस फंक्शन के अंदर, मैनेजमेंट के पहले फंक्शन के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते ढूंढते आप प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म कर लोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। सर कौन से हैं वो क्वेश्चन? देखिए, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। सर प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं जी? एडवांस में डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं जी? व्हाट टू डू, क्या करना है। मैंने बोला ना, कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते ढूंढते पहले से ही एडवांस में सोचते सोचते आप ये फंक्शन परफॉर्म कर दोगे। तो कौन सा फंक्शन है सर? सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है? तो भाई सबसे पहले है व्हाट टू डू, क्या करना है।
फिर है हाउ टू डू, कैसे करना है, फिर है व्हेन टू डू, कब करना है, और फिर है हु इज टू डू इट, कौन करेगा। तो भाई इन क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, एटसेट्रा लिख रहा हूं मैं यहां पर, है ना, तो और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर एडवांस में ढूंढ के रखना, मतलब इन सभी क्वेश्चंस का क्या प्लान होगा, कैसे हम ये सब करेंगे, इन सब चीजों को एडवांस में सोच कर रखने के प्रोसेस को प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेंगे, कहां करेंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के प्रोसेस को प्लानिंग कहा जाता है। होपफुली क्लियर हुआ आपको प्लानिंग क्या है। और देखते हैं क्या लिखा है भाई, इट्स अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये तो हमें पता ही है सर, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, पोस्ट डीसी, और पोस्ट डीसी में पहला जो फंक्शन है वो कौन सा है जी, वो प्लानिंग है। आगे देखते हैं और क्या है, इट्स अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग। मतलब सर इसमें हमें कुछ करना नहीं है, रेदर देन डूइंग, सर कुछ करना नहीं है, क्या करना है सर, थिंकिंग, सिर्फ सोचना है। तो प्लानिंग के प्रोसेस में आप कुछ करोगे नहीं, ये बात याद रखना। प्लानिंग के प्रोसेस में आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करोगे, सिर्फ सोचोगे। सो प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग। ठीक है, तो हमें उसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ सोचना होता है। तो क्लियर हुआ गाइस प्लानिंग क्या होता है। देखो प्लानिंग चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 4, उसमें हमें प्रोसेस भी पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्लान्स भी पढ़ने हैं, तो ये सारी चीजें हम लोगों को प्लानिंग चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगी। अभी फिलहाल बस इतना ही काफी है। जब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ डिफाइन लिखने हैं सबके। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट, ठीक है जी, या डिफाइन इट, सारे फंक्शंस को डिफाइन करने को बोलता है, तो एक 2 लाइन में आपको डिफाइन करने को आएगा बस। ठीक है, अच्छा सर प्लानिंग का एक एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाए, है ना। तो एक एग्जांपल देते हैं आपको। सर एबीसी लिमिटेड प्लानिंग टू सेट अ न्यू फैक्ट्री इन अ रूरल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किसी रूरल एरिया में हमने क्या किया, ये प्लान बनाया कि हम लोग वहां पर एक फैक्ट्री सेट करेंगे। बताओ कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो सर प्लानिंग है, क्योंकि हम लोग यहां पर प्लान बना रहे हैं कि हम लोगों को वहां पर फैक्ट्री सेट करनी है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप चाहें तो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट फंक्शन देखो ना, प्लानिंग के बाद क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है, तो भाई ओ आ गया। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है जी, देखिए ऑर्गेनाइजिंग में से एक वर्ड निकाला मैंने, ऑर्गेनाइज। मेरी हमेशा हैबिट है, मैं वर्ड में से वर्ड निकाल के मतलब बताता हूं आपको। तो ऑर्गेनाइजिंग में से एक वर्ड निकाला मैंने, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है सर, अरेंज। क्या मतलब होता है जी, अरेंज। तो सर ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चीजें अरेंज करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, देखो नाम से पता लग गया, डेफिनेशन टेक्निकल बातें बताता ही नहीं मैं। ठीक है, तो भाई क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं जी, चीजें अरेंज करते हैं। हो गया टेक्निकल डेफिनेशन। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेस। सर कौन से रिसोर्सेस, सर कैसे रिसोर्सेस, कहां से आ गया रिसोर्सेस, सुनो बड़े ध्यान से। भाई प्लानिंग में क्या होता है, जब भी आप प्लान करते हो ना तो कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह सेट करते हो। जैसे मैंने प्लान बनाया कि मैं 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लाऊंगा, तो जब मैं प्लान बनाया तो प्लान में जाने अनजाने मैंने एक ऑब्जेक्टिव भी सेट कर दिया। प्लानिंग जब भी आप करोगे तो आप जाने अनजाने कुछ ऑब्जेक्टिव भी सेट कर दोगे उसके अंदर। ठीक है, जैसे मैंने प्लान बनाया 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं, 12th क्लास में 95% नंबर लाने हैं, तो ये 95% क्या है सर, ये तो मैंने प्लान बनाया था, लेकिन ये एक ऑब्जेक्टिव भी तो है मेरे लिए। अब 95% नंबर लाना ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, वो कहां सेट हो गया जी, प्लानिंग में। तो प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स भी सेट हो जाते हैं। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ रिसोर्सेज लगते होंगे। ये सुनो सर, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ तो रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि प्रॉपर स्टडी टेबल चाहिए सर। ठीक है, कुछ ट्यूशंस होने चाहिए सर, हमारे कुछ बुक्स होनी चाहिए जी, स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, नोट्स होने चाहिए। क्लियर है, आजकल तो कोरोना वायरस चल रहा है तो आजकल तो वाईफाई होना चाहिए। तो बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं हम लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सर कौन से ऑब्जेक्टिव्स, वो ऑब्जेक्टिव्स जो प्लानिंग पे सेट हुए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें कुछ चीजें अरेंज करनी पड़ेगी। और जो चीजें अरेंज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो क्लियर हुआ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है जी, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द रिसोर्सेज। देखिए जी यहां पे लिखा भी है मैंने, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 4M। सर ये 4M क्या है, देखिए 4M मतलब होता है मैन, मशीन, मनी और मटेरियल।
भाई यही हमारे रिसोर्सेज है बिजनेस के, यही 4 मेन रिसोर्सेज तो होते हैं। कौन कौन से गाइस? मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, जिनको हम 4M के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो भाई लोगों को अरेंज करेंगे, मशीन्स को अरेंज करेंगे, मनी को अरेंज करेंगे और मटेरियल को अरेंज करेंगे। वो कुछ भी अरेंज करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। किस लिए सर? ताकि हम लोग गोल्स को अचीव कर सकें, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें जो हमने प्लानिंग पे सेट किया है। तो प्लानिंग पे जो भी ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं उनको अचीव करने के लिए जब आप 4M को अरेंज करते हो तो उस अरेंज करने के प्रोसेस को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है जी। अब इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, तो मैं कैमरा थोड़ा सा नीचे करता हूं आप लोगों के लिए। यस गाइस, चलिए। सो क्रिएट डिपार्टमेंट्स एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। क्रिएट डिपार्टमेंट्स एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप मतलब क्या है सर? ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या क्रिएट करते हैं जी? डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में सिर्फ रिसोर्सेज अरेंज नहीं करने, रिसोर्सेज अरेंज करने के बाद हमें डिपार्टमेंट्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है। जैसे कि कंपनी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं सर? जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सुना होगा आपने, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन सभी डिपार्टमेंट्स को अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, क्रिएट करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करेंगे। तो ये क्रिएटिंग का काम भी, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने का काम भी ऑर्गेनाइजिंग में ही आता है। आगे क्या है जी? क्रिएटिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। और ऑर्गेनाइजिंग में ही हम लोग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप भी क्रिएट करते हैं। सर ये क्या है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप? देखो क्या होता है कि जब आप चीजें अरेंज कर रहे हो, तो चीजें अरेंज करने के बाद रिसोर्सेज अरेंज कर रहे हो, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, तो इन चारों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन भी तो होना चाहिए। ठीक है सर। कंपनी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके बीच में भी तो एक रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना काम पूरा कर लिया, तो क्या होगा? तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगा ताकि सेल शुरू हो सके। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब अपना काम खत्म करेगा तभी तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगा सेल के लिए। यस नो? ठीक है। तो सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा सर? रिपोर्ट करना पड़ेगा किसको सर? मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कि भाई मैंने प्रोडक्शन कर ली, अब क्या कर तू अपनी सेल शुरू कर। तो दोनों के बीच में क्या किया सर? मैंने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। ठीक है। उस रिलेशनशिप को अभी क्या कहेंगे? उस रिलेशनशिप को भी कहते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ठीक है। अब सर ये एक्चुअल में क्या होता है? चैप्टर नंबर 5 जब ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। अभी इन शॉर्ट बता दिया मैंने कि सर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बोलते हैं। सर आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हो, जब डिपार्टमेंट्स क्रिएट करोगे बहुत सारे, तो उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन, आपस में रिलेशनशिप भी तो होना चाहिए। ठीक है। तो वो काम भी ऑर्गेनाइजिंग में ही आता है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। सर नेक्स्ट इज स्टाफिंग। देखो स्टाफिंग में से एक मैंने वर्ड निकाला है स्टाफ। यहां भी निकाला था, यहां भी निकाला, वैसे मैंने यहां भी निकाला। प्लानिंग में से एक वर्ड निकलता है प्लान। देखो मैं निकाल भी देता हूं। प्लानिंग में से एक वर्ड निकलता है प्लान। ठीक है। और प्लान क्रिएट करने के प्रोसेस को प्लानिंग कहते हैं, मैंने बताया ही था आपको। चलिए, सो स्टाफिंग में से एक वर्ड निकाला मैंने स्टाफ। सर स्टाफ क्या होता है? भाई स्टाफ मतलब ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर कलेक्टिवली नोन एज स्टाफ। सर जो लोग भी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? उसको स्टाफ बोलते हैं, है ना भाई। जो लोग भी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कैसा भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहलाएगा तो स्टाफ ही। तो जो लोग भी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको हम लोग कलेक्टिवली स्टाफ कहते हैं। और स्टाफ क्या होता है जी? देखो स्टाफ क्रिएट करने के प्रोसेस को स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफ क्रिएट करने के प्रोसेस को स्टाफिंग कहते हैं। ठीक है सर। जैसे कि देखिए पुटिंग पीपल टू जॉब से डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशंस लिखी है मैंने आपके सामने। सो पुटिंग पीपल टू जॉब्स, सर बहुत सिंपल डेफिनेशन है। स्टाफिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा, सबसे पहले डेफिनेशन यही बताऊंगा। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग पीपल टू जॉब्स। लोगों को जॉब पर पुट करने के प्रोसेस को स्टाफिंग कहते हैं। मतलब मेनली भर्ती करनी है हम लोगों को यहां पर। ठीक है, लोगों की भर्ती करनी है। सो पुटिंग पीपल टू जॉब्स, लोगों को जॉब पर पुट करने के प्रोसेस को स्टाफिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं सर। अगला है प्लेसिंग द राइट पीपल ऑन द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। ये मेरी फेवरेट डेफिनेशन है बिजनेस स्टडीज बुक 1 की। बुक 1 की फेवरेट डेफिनेशन है जी मेरी। काफी गहरी डेफिनेशन है, काफी डीप डेफिनेशन है। देखते हैं सर स्टाफिंग क्या होता है। तो भाई स्टाफिंग का मतलब है, स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द राइट पीपल। सर एक राइट पीपल को प्लेस करना। ठीक है जी। राइट पीपल का मतलब क्या होता है कि भाई देखो आपकी कंपनी में बहुत सारी सीट्स खाली हैं, तो उन सीट्स पर किसको बिठाओगे?
किसी को भी आरे गहरे को उठा के बिठा दोगे? नहीं सर। स्टाफिंग क्या कहता है? स्टाफिंग कहता है, स्टाफिंग क्या करता है जी? स्टाफिंग करता है एक राइट पीपल को उठा के राइट जॉब पर प्लेस करता है। तो लिखा है ना, प्लेसिंग द राइट पीपल ऑन द राइट जॉब, ठीक है, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन। सर राइट पीपल को राइट जॉब पे बिठा दिया। एक जैसे एग्जांपल देता हूं, एक इंसान बोलने में बहुत अच्छा था, एक इंसान बोलने में बहुत अच्छा था, तो मैंने उसे सेल्स की काम दे दी ताकि वो जाके सेल विल कर पाए, लोगों को अपनी बातों में फंसा पाए, ठीक है। सो लेकिन क्या उसके पास क्वालिफिकेशन है? सर अनपढ़ आदमी है, अनपढ़ बिल्कुल, मतलब बोल ही नहीं पा रहा, मतलब कि इंग्लिश में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो इंग्लिश में जवाब भी नहीं दे पाएगा। तो क्या सही क्वालिफिकेशन है उसके पास? नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आप राइट पीपल को राइट प्लेस पे पुट तो कर देते हो, राइट जॉब पे पुट तो कर देते हो, लेकिन उसके पास राइट क्वालिफिकेशन का होना भी बहुत जरूरी है। अब सर क्वालिफिकेशन, वो तो जॉब बताएगी कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन क्वालिफिकेशन का होना जरूरी होता है, ठीक है। सो प्लेसिंग द राइट पीपल ऑन द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, जो सही काम करे सही समय पर, जो सही काम भी तो करे भाई। आपने मान लिया राइट प्लेस पर, राइट जॉब पर एक राइट बंदे को बिठा दिया, इसके पास सही क्वालिफिकेशन थी, लेकिन वो सही काम नहीं करता, वो भी सही समय पर नहीं करता। तो होना क्या चाहिए? प्लेसिंग द राइट पीपल ऑन द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ठीक है। तो ये मेरी फेवरेट डेफिनेशन है बिजनेस स्टडीज बुक 1 की। आगे बढ़ते हैं जी। लास्ट बात जो स्टाफिंग के बारे में बताना चाहूंगा, सर स्टाफिंग जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो स्टाफिंग क्या होता है, इन 3 चीजों को जोड़ दूं तो स्टाफिंग होगा। मतलब स्टाफिंग का मतलब क्या है? नियुक्तिकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नियुक्तिकरण, लोगों की नियुक्ति करना, मतलब लोगों की भर्ती करना। तो भाई रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को इन्वाइट करना, हमारी कंपनी में जॉब खाली है, प्लस सिलेक्शन, अब जितने लोगों को इन्वाइट किया उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेना, प्लस ट्रेनिंग, मतलब अब जिनको सिलेक्ट कर लिया उनको ट्रेनिंग देना। इसी तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग स्टाफिंग कहते हैं, ठीक है। सो स्टाफिंग इज द सम टोटल ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, इन तीनों का टोटल होता है स्टाफिंग। डन? क्लियर है? स्टाफिंग क्लियर हुआ? स्टाफिंग का मतलब क्या होता है और अच्छे से क्लियर होगा जब चैप्टर नंबर 6 हम लोग स्टाफिंग पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। चलिए तो मैं इसको ऊपर कर लेते हैं जी, डायरेक्टिंग पे। डायरेक्टिंग पढ़ते हैं। डायरेक्टिंग क्या होता है सुनना पड़ेगा ध्यान से, बहुत अच्छा फंक्शन है। सर मैनेजमेंट के हमने 3 फंक्शन परफॉर्म कर लिए, ऐसे नो सर मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, 5 में से 3 हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं। कौन कौन से? सर प्लानिंग पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया, स्टाफिंग पढ़ लिया। मैनेजमेंट के 5 में से 3 आप पढ़ चुके हो, 3 आपने कर लिए। एक सवाल पूछता हूं आपसे कि क्या अब तक काम शुरू हुआ है? क्या अब तक कोई काम शुरू हुआ है? सर अब तक तो नहीं हुआ। तो डायरेक्टिंग क्या करता है सर? डायरेक्टिंग ही एक्चुअल में काम को, एक्शन को इनिशिएट करता है, ठीक है। सर बाकी 3 फंक्शन ने क्या किया फिर? बाकी 3 फंक्शन ने एक्शंस के लिए चीजें सेट करी, जो हम एक्शंस लेने वाले हैं, जो एक्चुअल में हम लोग एक्टिविटीज करने वाले हैं, इन 3 फंक्शन ने उन एक्टिविटीज के लिए चीजें सेट करी, ठीक है। और एक्चुअल में एक्टिविटीज, एक्चुअल में एक्शन कहां होता है? डायरेक्टिंग में होता है। सर जैसे कि आप ना, मैं इसको एग्जांपल देता हूं मूवी का। सर मूवी में डायरेक्टर सुना होगा आपने। डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर करता है भाई लाइट्स कैमरा एक्शन। तो डायरेक्टिंग भी वही क्या है जी? एक्शन इनिशिएट करती है। डायरेक्टिंग क्या करती है जी? एक्शन इनिशिएट करती है। मतलब एक्चुअल में जो काम होगा वो कहां पर होगा जी? वो आपका डायरेक्टिंग वाली स्टेज पर होगा, ठीक है। सो डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग एक्शन। एक्शन को इनिशिएट करता है, एक्शन को स्टार्ट करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिंग में एक क्या होगा? एक सुपरवाइजर भी हो सकता है, लीडर भी हो सकता है, मोटिवेटर भी होता है और कम्युनिकेटर भी होता है, ठीक है। जैसे कि देखो डायग्राम में मैंने देखो एक छोटा सा बना के दिखाया आपको। डायरेक्टिंग क्या है सर? डायरेक्टिंग में सुपरविजन प्लस लीडरशिप प्लस मोटिवेशन प्लस कम्युनिकेशन। तो डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग इन चारों चीजों को जोड़ दो तो डायरेक्टिंग बन जाएगा। सो डायरेक्टिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। मतलब डायरेक्टिंग में हमें लोगों को डायरेक्ट करना है, काम करना है। तो काम करने के लिए हमें सुपरवाइज करना पड़ेगा, लोगों को लीड करना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो डायरेक्टिंग में ये 4 चीजें ही मेन हम लोग पढ़ेंगे। डायरेक्ट चैप्टर नंबर 7 जब पढ़ाऊंगा तो ये 4 मेन फंक्शंस हैं। करीब करीब 1 महीने का चैप्टर है, लेकिन ये चारों डिटेल में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है जी। सो अब सर डेफिनेशन क्या होती है? डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड इंस्पायरिंग। गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड इंस्पायरिंग। सर समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, आप समझ में आ जाएगा।
आपने डायरेक्टर को देखा, मैं डायरेक्टर लेके चल रहा हूं, मूवी का डायरेक्टर, तो डायरेक्टर क्या करता है, पहले एक्टर को गाइड करेगा कि भाई देख ये सीन परफॉर्म करना है, फिर उसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि कैसे ये सीन परफॉर्म करना है, कितना इमोशन चाहिए, कितना पेन चाहिए इस एक्शन में, और फिर क्या करेगा जी, लास्ट में उसको इंस्पायर करता रहेगा। ठीक है सर, इंस्पायर क्यों, मान लो कभी कोई शॉट गलत कर दिया तो बोले कोई बात नहीं भाई, वन मोर शॉट, कोई बात नहीं, तू कर सकता है भाई, वन मोर शॉट। तो क्या हुआ, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड इंस्पायरिंग। गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना और इंस्पायर करने के प्रोसेस को ही तो डायरेक्टिंग कहते हैं। So directing is the process of guiding, instructing and inspiring people in the organization to achieve organizational goals. ठीक है, directing is the process of guiding, instructing and inspiring people in the organization to achieve organizational goals. Organizational goals को achieve करने के लिए जब आप हमारी कंपनी के लोगों को गाइड करोगे, इंस्ट्रक्ट करोगे, इंस्पायर करोगे, तो इसके प्रोसेस को डायरेक्टिंग कहते हैं। 8 नंबर का चैप्टर है, बड़ा मजेदार चैप्टर है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, जब पढ़ाऊंगा ना तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। सर मैनेजमेंट के 5 में से 4 कर लिए जी, आखिरी फंक्शन कौन सा है, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है कंट्रोलिंग। सर क्या होता है इसके अंदर, भाई देखो लोगों को कंट्रोल करना है, चीजों को कंट्रोल करना है, काम को कंट्रोल किया जाता है। मतलब सर प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, याद होंगे आपको, प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, अब उस ऑब्जेक्टिव को आपने कितना अचीव कर लिया, ये चेक कहां करेंगे सर, कंट्रोलिंग में करेंगे। कैसे करेंगे सर, भाई स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि तेरा ये स्टैंडर्ड है, तेरा ये स्टैंडर्ड, सबका जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उन सबको स्टैंडर्ड देंगे। क्यों दिया, अच्छा ये बताओ क्यों दिया, क्योंकि भाई आपका टारगेट क्या था सर, 900, मैं चाहता हूं कि मेरे 90% से ज्यादा नंबर आए 12th क्लास में, ये ऑब्जेक्टिव आपने प्लानिंग में सेट किया था। लेकिन रातों रात तो आएंगे नहीं, उसके लिए तो डेली बेस पे मेहनत करनी पड़ेगी, हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना। तो आपका ऑब्जेक्टिव था 95 प्लस, मैंने क्या किया, मैंने आपको टारगेट दिया कि कल जो संडे टेस्ट होगा उस संडे वाले टेस्ट में आपके 95 आने चाहिए। थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करते हैं, 95 आने चाहिए, तो मैंने स्टैंडर्ड क्या दिया 95, फिर मैंने डेविएशन फाइंड आउट किया, मतलब आपको 90 बोला था, आप 95 बोला था, आप लाए 90, तो डेविएशन कितना रह गया, डेविएशन मतलब कमी कितनी रह गई सर, 5 नंबर कमाए। उसके बाद क्या करूंगा, करेक्टिव एक्शन लूंगा, 5 नंबर क्यों कमाए, आप व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो तो मैं व्हाट्सएप फेसबुक बंद कर दूंगा, तो ये मेरा करेक्टिव एक्शन हो गया। मतलब अगर बिजनेस के टर्म में समझाओ तो ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं प्लानिंग लेवल पर, और कंट्रोलिंग लेवल पर वो अचीव हुए कि नहीं हुए, क्या कमी रह गई, कैसे सुधार सकते हैं, ये सब काम कंट्रोलिंग में होता है। ठीक है, कितने ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए, कितने नहीं हो पाए, क्या रह गया, कैसे सुधार सकते हैं, तो वो सारी चीजें आती हैं कंट्रोलिंग पे। ठीक है, सो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइंडिंग आउट द डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। क्लियर है गाइस, तो ये थे हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। होपफुली आपको ये 5 फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट आता है आज के लेक्चर में तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना है, ठीक है, क्योंकि हम रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड नहीं करते भाई, हम लोग लाइव क्लासेस देते हैं जिसमें आप भी कोई डाउट हो तो पूछ सको, मैं भी आपसे पूछ सकूं क्वेश्चंस। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर में ये फैसिलिटी नहीं होती, रिकॉर्डेड में तो आप देखते रहते हो, आपको डाउट हो तो आप पूछ ही नहीं पाओगे। हम लोग देते हैं लाइव क्लासेस। ठीक है, तो अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप नीचे एक नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करके अपने लाइव क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, हमारे यहाँ ट्रायल्स फ्री हैं फिलहाल। और थैंक यू सो मच गाइज। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।